अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने जारी करदा एलामिया में बताया कि इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है। एतराज़ात 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी एक मुअम्मा बनी हुई है। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को यकीनन वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सारी दुनिया के इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जहां उनका शायान शान इस्तकबाल। जबकि खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि मियां नवाज शरीफ अदालतों की इजाज़त से गए थे, वापस भी अदालत की इजाज़त से आएंगे। उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर करना है। लेकिन माजी में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब रिस्क जीरो पर ना। अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे और आने के बाद अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ को अदालतें वापस आते ही जलसे की इजाजत देंगी या उन्हें जेल में जाना पड़ेगा? क्या मियां नवाज शरीफ खुर्रम दस्तगीर की बात के मुताबिक अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे, या ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो पाकिस्तान तब आएंगे जब उन्हें मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनके तमाम केसेस उनके पाकिस्तान आने से कबल खत्म हो जाएंगे? इसका फैसला तो मियां नवाज शरीफ और आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के बयान ने इंतखाबी तारीख को मशकूक कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात जनवरी के आखिर में होना है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का यह कहना है कि इंतखाबात जनवरी के आखिर में मुमकिन नहीं। मौसम में शिद्दत की वजह से इंतखाबात फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के शुरू में होंगे। अब सवाल यह है कि क्या इंतखाबात की तारीख तक मियां नवाज शरीफ के कानूनी मामलात हल हो जाएंगे? मियां नवाज शरीफ नून लीग की सियासी साख को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? और मियां साहब की वापसी के बाद पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से बड़ी तैयारियां भी की जा रही हैं, हल्का बंदियों के हवाले से भी काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो एक मुतालबा किया था कि 90 रोज में इलेक्शंस हों, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जितनी ताखिर से इलेक्शंस अनाउंस होने जा रहे हैं, अब तो ये लगता है कि जनवरी के आखिर में भी इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौसम बड़ा शदीद होगा, फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के शुरू में होंगे। तो फिर अब आप क्या करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजी होने जा रही है? अब पहली गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबा किया था वो आईनी मुतालबा था, आइन का तकाजा था। सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा था और उसके मुतबादिल भी एक बात आई। लेकिन पीपल्स पार्टी के उस मुतालबे और उस दबाव के नतीजे में एक तो हुआ कि हल्का बंदियों का काम 4 महीने की बजाय 3 महीनों में हो गया, और इलेक्शन के शेड्यूल जो है वो शेड्यूल तो ना आया, बल्कि एक हफ्ता अनाउंस हुआ, लेकिन वो भी 2 महीने के अंदर, 3 महीने में नहीं। सो ये तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दीजिए कि हमारा इससे तो हुआ। अब हमारा मुतालबा था क्या? ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब या बाकी दोस्त जिस तरह खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये खदशे दूर हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन इस पे फौरी तौर पे अपना शेड्यूल का ऐलान करे। यही हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन कमर जमान कायरा साहब, आप तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होती है, फिर इंतखाबी अमला है, उसकी ट्रेनिंग है, फिर एक दिन पहले उन्होंने सामान लेने भी जाना है। वोटर किस तरह से बर्फबारी के अंदर वोट कास्ट करने के लिए आगे जाएगा? क्योंकि मुतालबा तो यही था कि पूरे मुल्क में एक ही रोज में इलेक्शंस हों। तो आपके ख्याल में कैसे मुमकिन है? मेरे भाई, आपके इल्म में होना चाहिए कि शुमाली इलाका जात अब गिलगित बल्तिस्तान है और वहाँ कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता। वो सूबे का भी हमारा हिस्सा नहीं है, वो ऑटोनमस है। दूसरा, कोयटा में और कुछ बलूचिस्तान के इलाकों में बर्फबारी होती है, लेकिन तमाम हलकों में नहीं। मरी में बर्फबारी होती है, लेकिन मरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो हल्के का हिस्सा है वो नीचे कोटली सतियां तक और नीचे तक आता है। बहरहाल प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। इसी तरह कुछ इलाके जो हैं वो KPK के फाटा के अंदर जो सबका फाटा था, वहाँ कुछ इलाके हैं। लेकिन आपने जब देखना है कि आईनी तकाजा है तो 2-4 सीटों में कुछ मसाइल जो हैं
उसका तो ये आपको भुगतना ही पड़ता है। वरना ये भी होता है कि गर्मियों में इलेक्शन होते हैं तो पहाड़ों में ठंड होती है और रेगिस्तानों में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हर तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ा इशू है। और दूसरा जो सख्त मौसम है वो तो मार्च अप्रैल तक बर्फबारी चलती है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कमरजमान कायरा साहब, एक और अहम मामले पर भी बात हम करते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी अभी हालिया ये बयान दिया है, कहा है कि मियाँ साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की है, बड़े मौका पर उन्होंने धोखा भी दिया है। तो अचानक से नून लीग पर तनकीद की क्या वजह है? और ये भी बता दीजिएगा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप कह रहे हैं कि, और आप कह भी यही रहे हैं कि नून लीग से हमें चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब तो जरदारी साहब ने जो पार्टी ने उनको दिया हुआ है टाइम या उनको जो इख्तियार दिया हुआ है उसका जो रिजल्ट देते हैं फिर आपको बताएंगे। और बाकी जो बयानबाजी थोड़ी बहुत है ये भी कोई बहुत तल्ख नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जरूर इस पर गुफ्तगू हुई है। जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं तो हर जमात अपना अपना मौक़िफ़ लेके चल रही होती है, हर जमात अपना अपना बयानिया दे के लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद बात जो है वो जब हमारी क़यादत गुफ्तगू कर रही है और डायलॉग के ज़रिए जो मामला ठीक करना चाह रही है वो ठीक हुए, उसका कोई रिजल्ट आता है तो फिर बात करेंगे। तो कायरा साहब, आपने जरदारी साहब का जिक्र किया है। जरदारी साहब तो पाकिस्तान की जमहूरियत में एक की प्लेयर हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जरदारी साहब बड़े खामोश हैं। और लाहौर में भी वो आके उन्होंने डेरे लगाए और कहा यही जा रहा था कि बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। कोई बड़ी कामयाबी आपको पंजाब के लेवल पे मिली है अभी तक? एक तरीका जलसे करना होता है, कभी जलसों का मौसम हो तो जलसे होते हैं, मीटिंगों का मौसम हो तो मीटिंगें होती हैं, और चुपचाप मीटिंगें हो तो चुपचाप मीटिंगों के मौसम में चुपचाप मीटिंगें होती हैं। जरदारी साहब अपना काम कर रहे हैं, लाहौर में बैठे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए भी, वो अपने इस मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए भी कोशां हैं। तो कायरा साहब, ये चुपचाप मीटिंग्स का जो आपने जिक्र किया है, ये किससे हो रही हैं और किसकी हो रही हैं? सियासतदानों से हो रही है, चौधरी शुजात साहब से हुई, बाकी लोगों से भी चल रही है। सारा कुछ मीडिया में एकदम दे देने से आप मीडिया वाले भी अपना जो काम चलाने के लिए वो तो तूफान उठाते हैं कि फिर असल जो कोशिश है वो दायगाह चली जाती है। अच्छा, तो क्या ये बात दुरुस्त है, मुस्लिम लीग काफ को आपने जो ऑफर किया है इंतखाबी इत्तेहाद की, वहां से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया आपको? मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ डायलॉग क्या हुआ है, मैं साथ था नहीं, और जब जरदारी साहब इस पे बात बताएंगे तो फिर कर सकेंगे, बाकी स्पेकुलेशन। अच्छा कायरा साहब, पीडीएम के जो 16 महीने हैं वो हम देख रहे हैं, ना नून लीग उसका बोझ उठाने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी, ना दीगर जमातें। इसकी क्या वजह है? आने वाले इलेक्शंस में क्या नारा लेकर, क्या नैरेटिव लेकर आप लोग इलेक्शंस में जाएंगे फिर? भाई, कोई वजन उठाए ना उठाए, कोई इनकार करे कोई इकरार करे, अल्टीमेटली तो हम सारे उसमें हिस्सेदार थे, हम उस हुकूमत में थे और उसके दौरान हमने फैसले मशावरत और मुफाहमत से किए। कुछ वजारतें किसी के पास, कुछ किसी के पास। ये तो हसन इकबाल साहब ने ऐसे ही पीपल्स पार्टी पे एतराज करके इधर से भी तोपों के मुंह खोल लिए, वरना ये बात तो दुरुस्त है कि हम सब लोग उस अमल का हिस्सा थे। तो कायरा साहब, अभी हाल ही में जो मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी रहनुमाओं पर नैब के जो केसेस दोबारा खुल गए हैं, आपकी क़यादत पर भी नैब के केसेस हैं, वो भी यकीनन दोबारा खुल रहे हैं। तो कोई इससे परेशानी आपको है इलेक्शन से पहले ऐसे केसेस का खुलना, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आपका मुतालिबा है, किस तरह से अगर क़यादत पर ये केसेस दोबारा से खुल जाते हैं तो इलेक्शन से पहले कोई मुश्किल हो सकती है आप लोगों को? इसका जवाब बिलावल साहब बड़ा वजाहत से दे चुके हैं कि हमें ना कल नैब के कवानीन से डर था, पुराने कवानीन से, ना नए कवानीन से कोई डर है। हमने हमेशा अपने खिलाफ होने वाले इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला किया है। हाँ, हम इस मुल्क के अंदर एहतसाब का बेलाग निज़ाम चाहते हैं जो तमाम इदारों और तमाम अफराद के लिए एक सा हो। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और आपके पुराने दोस्त, बल्कि शायद अभी भी दोस्त हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी एक नई जमात बनाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक नई जमात की गुंजाइश पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम में आज के इस वक्त में उसकी ज़रूरत भी है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग में से भी कुछ लोग इनको ज्वाइन करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सवाल आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, मुस्लिम लीग से पूछेंगे, किसी भी और जमात से, तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसकी तायद में सर हिलाएंगे? हम कहेंगे कि ऐसा है,
इसका मतलब यह है कि हम अपनी जमातों के ऊपर एतराज करें कि जी हमारी जमातें ठीक नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल है सवाल को दुरुस्त करें। और जहाँ तक ताल्लुक उनका ये इस्तेहकाक है, बिल्कुल जमातें पहले भी बहुत सारी जमातें छोटी हैं, बड़ी हैं, कोई फर्जी जमातें भी हैं एक एक वोट वाली, लेकिन जमातें बनाना, जमातें चलाना, ये जमातों के ये लोगों का इस्तेहकाक है। और ये बड़े मोतबर लोग हैं अपने अपने हल्के में, अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो ये अगर जमात बनाना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? फैसला तो उसका अवाम करेंगे कि अवाम के अंदर उस जमात की पजीराई होती है नहीं होती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ज़रूरत है या नहीं है, जमातें बनती रहती हैं, लोगों की अपनी ख्वाहिश और उनका इस्तेहकाक। तो कायरा साहब, एक और चीज़ जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते हैं, पीडीएम का इत्तेहाद तो हमने देख लिया, बहरहाल वो इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था। आप पंजाब में कौन सी ऐसी जमात है आपके ख्याल में जिससे पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर सकती है? और ये भी बता दीजिए सिंध में आपको कितना टफ टाइम मिलने वाला है? मौलाना फजलुर रहमान अब आपके खिलाफ किसी और जमात से इत्तेहाद करने जा रहे हैं सिंध में, तो आपको उससे कोई खौफ, कोई परेशानी? पॉलिटिक्स करना पूरे मुल्क के अंदर हर जमात का हक है। किसी जमात को किसी जमात से अलायंस करने का हक है। इसको किसी जमात, मेरी जमात को क्या एतराज हो सकता है? मैं एतराज करने वाला कौन हो सकता हूँ? या मेरे एतराज की बदौलत क्या वो रुक जाएंगे? तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसी तरह मुझे भी ये हक हासिल है, माजी में भी था, अब भी है। तो मेरी जमात को उससे क्या खतरा हो सकता है? ये सारी जमातें मौजूद थी। अभी हालिया जो इंडिकेटर है कि पिछले दिनों में ही अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं सिंध में, वहाँ पे कराची में भी, हैदराबाद में भी और इंटीरियर में भी, उसके रिजल्ट देख लीजिए और बाकी फिर फैसला आवाम पे होता है। पंजाब में किसके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं आप? मेरी जमात की क़यादत बता सकती है, अभी मैं तो कुछ नहीं इसको कह सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पार्टी कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। कुछ और भी मजीद मामला हैं जिन पर हमने बात करनी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। दो तरह के मामलात होते हैं जनाब पाकिस्तान की इस मुआशरे में और वैसे दुनिया भर में भी। एक तो होते हैं सियासी मामलात और एक होते हैं कानूनी मामलात। कुछ लोग कहते हैं इनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में यही होता है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात कई दफ़ा कानूनी मामलात पर असरअंदाज हो रहे होते हैं और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कानूनी जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपना डाल रहे होते हैं। कानूनी मामलात आगे आने वाले दिनों में क्या होंगे, इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने। उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ माहिर कानून बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। जहांगीर साहब, अभी हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का जब से ऐलान किया है तब से एक बहस छिड़ गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले जेल जाएंगे या फिर उनको प्रॉपर इस्तकबाल का मौका मिलेगा और वो एक खिताब करेंगे, अपना बयानिया देंगे, उसके बाद जो कानूनी मामलात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने तवील कानूनी जंग भी लड़ी है और 4 साल बाद जब वो वापस आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या रिस्क फैक्टर उनका जीरो हो गया है या कानूनी तौर पर उनको मजीद परेशानी का आगे सामना करना पड़ सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, उन्होंने ख़ुद भी ये कहा था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको वो फॉलो करेंगे, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि उनके 2 अपील जो है पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक में उनकी सज़ा जो है 426 के तहत सस्पेंड है और दूसरे केस में उनकी अपील चल रही थी। वो अपील जब डिसमिस हुई है तो उसके ऑर्डर के अंदर लिखा गया था कि जब वो सरेंडर करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर जो कोर्ट है वो उसी जगह से अपील बहाल कर देगी। वो सब्जेक्ट टू द उनकी एप्लीकेशन ये लिखा गया था कि जब वो वापस आएंगे सरेंडर करेंगे तो अपील बहाल करेंगे। उनके लिए जो भी रास्ता है वो कानूनी अपनाएंगे और वो कह चुके हैं इसमें, और कानून के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसमें ये है कि वो मेरे ख्याल में, जो मेरी राय में, वो पहले कोई प्रोटेक्शन बेल अप्लाई करेंगे कि उनको 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, अब कोर्ट की मर्ज़ी। क्योंकि ये जितने भी नैब केस में इसमें सारा डिस्क्रिशन रिलीफ है हाई कोर्ट के पास, उसकी बेल भी उधर चलती है, फिर जब कन्विक्शन होती है फिर ज़ाहिर वो 426 के ज़रिए ही सस्पेंड होती है। तो अभी जब उन्हें लैंड करना है तो उनका बेसिकली उनको कोर्ट को पहुंचने तक, उनको रसाई तक प्रोटेक्शन चाहिए कि मैं जेल के बजाय कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ। फिर आगे कोर्ट की मर्ज़ी है उनकी, वो सज़ा सस्पेंड करते हैं या जो भी करना है कोर्ट ने करना है। तो मेरे ख्याल में उनको उनके आने से पहले कोई ना कोई हाई कोर्ट जो भी रिलीफ देगी या जो एप्लीकेशन फ़ाइल होगी तो उसके मुताबिक ही फिर उनका आइंदा का लाया अमल होगा।
और ये आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल में विद इन वीक 2 वीक्स में पता चल जाएगा कि जिस कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे जिस प्रेयर के साथ, तो वो फिर पता चल जाएगा। तो जंगीर साहब, आपके ख्याल में चांसेस कितने नजर आ रहे हैं आपको? जो आपने हिफाजती जमानत की बात की है, कितने चांसेस हैं 21 तारीख को उन्होंने वापस आना है? क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको हिफाजती जमानत मिल जाए, 21 को वापस आए और वापस आके उनका भरपूर इस्तकबाल हो, जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने तैयारी भी की हुई है, और उसके अगले दिन वो अपने आप को सरेंडर कर दें? मेरे ख्याल में इस तरह ही होगा, क्योंकि उनके आने से पहले एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो कोर्ट सिंपैथेटिकली, अब देखें ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा जेल के अंदर है, उसका कोई करीबी अजीज़ डेथ हो जाती है उसकी, तो वो कहता है जी मुझे 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया जाए बाहर। होता तो वो कैद के अंदर ही कन्विक्शन होती है, लेकिन उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती हैं और कोर्ट के पास ही पावर होती हैं कि वो उनको कुछ दिनों के लिए रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल हैं जो जेल के अंदर होते हैं लोग, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो वो जो सज़ा होती है, जो बाहर बंदा निकालता है, वो सज़ा में काउंट नहीं होती। अब जिस तरह ये इनकी कन्विक्शन थी, लेकिन ये जितना अरसा इन्होंने बाहर गुजारा है वो तो नहीं हो गई। जिस तरह बंदा एक बेल पे होता है जब उसको सज़ा होती है, या बंदा एक जेल के अंदर होता है उसकी बेल नहीं होती, तो जब उसको सज़ा होती है तो वो जेल के अंदर जितना भी उसने टाइम काटा होता है वो 382 के तहत उसको मिलता है, उसका कंसेशन के वो उसमें सज़ा में शुमार हो जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डेली मामलात हैं और मेरे ख़्याल में उनको रिलीफ़ मिल जाएगा। वो चाहे मिलता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। जब वो रिलीफ़ मिलेगा तो फर्दर फिर उनका जो केस है वो अप्लाई करेंगे, तो उनकी अपील बहाल होगी, फिर मेरिट पे जो भी फैसला करती है कोर्ट, ज़ाहिर है वो फॉलो करेंगे उसको। अच्छा, एक और आम मामला है, नैब केसेस दोबारा से ओपन हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं पर दोबारा से वो केसेस जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब इन केसेस का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि पहले ही बहुत लंबी कानूनी जंग लड़ी है इन तमाम लोगों ने, कुछ को सजाएं भी हुई, और उसके बाद आपको पता ही है कि नैब में जो रिमांड होता था वो तो 90 रोज़ का होता था, तो तवील जेल भी काटी, नैब की कैदें भी काटी, उसके बाद नैब केसेस दोबारा ओपन हो गए हैं। तो क्या मुश्किलात हैं कानूनी आने वाले दिनों में? देखिए, नैब का जो रिमांड था, जो पहली अमेंडमेंट थी उसमें 90 डेज़ को ख़त्म करके 14 डेज़ किया। 14 डेज़ के बाद एक फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको फिर अभी वो 30 डेज़ है। अभी अभी जो 30 डेज़ रिमांड है, फिर एक्ट को जो फर्दर अमेंडमेंट की है कि अभी 30 डेज़ रिमांड है। अभी 90, और दूसरा इसमें एक ये अमेंडमेंट की गई थी कि पहले जो नैब कोर्ट थी उसके पास बेल की पावर नहीं थी, वो डायरेक्ट किसी भी हाई कोर्ट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन रिट पिटीशन होती थी। तो अब जो वो वाली शिक है वो बहाल है। नैब जो कोर्ट है वो उसके पास बेल की पावर भी है। तो अभी मेरे ख्याल में जो भी जहाँ से केस नैब को रेफ़र हुए थे, उसी स्टेज में केस वापस होंगे, तो फिर ज़ाहिर है कोर्ट दोबारा जो भी उनके एक्यूज़ थे या प्रोसिक्यूशन थी उनको नोटिस इश्यू करेंगे। तो उसके बाद जिस तरह केस का नंबर आता जाएगा, बहाल होते जाएंगे, तो वहाँ से प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल में अभी तक किसी बंदे ने इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू फाइल नहीं किया अभी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी। अच्छा, बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, आपको क्या लगता है, मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से प्लानिंग की हुई है कि वो 21 को आएंगे, उससे पहले लोग मोबिलाइज हो चुके होंगे और उनको हिफाजती ज़मानत भी मिल गई होगी, आपको लगता है कानूनी तौर पर वो रिलीफ हासिल कर चुके होंगे आने से पहले, या ऐसा मुमकिन है? देखें, जहांगीर जदून साहब ने एक पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हिसाब से बात की है। अदालत में आप कोई एप्लीकेशन डालें, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस एप्लीकेशन की क्या अहमियत है, उसको किस हद तक अदालत उस पर आपको रिलीफ दे सकती है, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कोर्ट का डिस्क्रेशन है। तो ये आपका भी डिस्क्रेशन होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन अदालत में डाल सकते हैं। मियाँ साहब किसी ज़मानत पे नहीं है, मियाँ साहब वाज कन्विक्टेड, अभी वो वापस आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो कह सकते हैं कि जी मुझे फास्ती ज़मानत दे दें। एप्लीकेशन बहुत सारी डाल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास क्या मैंडेट है इन हालात में कि उनको ये रिलीफ दिया जाए कि जी पहले मैं कोर्ट में सरेंडर करूँगा, फिर मुझे 3-4 दिन का टाइम दें, मैं लोगों से खिताब कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप को सरेंडर करके जेल में चला जाऊँगा। ये बातें थोड़ी सी मतलब इससे एक्सट्रीम स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है। हाँ, साथ साथ ये भी है कि इस मुल्क में आइन और कानून की क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं, ये देख लें आजकल। मतलब आजकल क्या हो रहा है, अदालतें किस किस्म का रिलीफ दे रही हैं, अदालतों की क्या पोजीशन है,
जजेस की क्या पोजीशन है, ये सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन बैरिस्टर साहब, चीजें जो आज हाई कोर्ट में हुई हैं, शोएब रज़ाक साहब, सवाल इसमें यह है, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ अदालतों की इजाजत से गए थे, वापस भी अदालत की इजाजत से आएंगे। इस बात का क्या मतलब है? क्या अदालत से अब तक इजाजत नहीं मिली थी और वो इस वजह से नहीं आए थे? 4 साल लग गए उनको। अदालत की इजाजत से गए थे ना, तो वो अदालत का वो एफिडेविट पढ़ लें जो उनके भाई ने उनको दिया था कि वो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए वापस आ रहे हैं। इस पे कोई नहीं ये लिखा हुआ था कि ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर गुड 3-4 years। सिर्फ बात ये है कि आप जब हाइड एंड सीक अदालत के साथ खेलते हैं तो मेरे ख्याल में अदालत के वकार का तकाजा ये है कि अदालत इस चीज़ को सीरियस ले। इस मुल्क में एक ख़ास तबका अदालत के साथ हाइड एंड सीक खेलता आ रहा है और अदालत उसको अलाउ करती आ रही है। ये प्रोविज़न, ये सहूलत मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, ना आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर अदालत ये समझ रही है कि उनसे इजाज़त लेके गए थे, बेशक वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ले चले गए थे और उन्होंने कहा था जी मैं 2 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद वापस आ जाऊंगा, तो अदालत अगर इस 6 हफ्ते को सालों के ऊपर से एक्सेप्ट कर रही है तो अदालत का अपना मैंडेट है। लेकिन अदालत के इस रिलीफ के बाद लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा उस अदालत का, जिस अदालत उज़्मा के ऑर्डर्स को कोई मान नहीं रहा। तो वजह यह है कि अदालतों को किसी न किसी जगह अपने वकार का एहतराम खुद करना होगा। मतलब अदालतें एक ऑर्डर दे रही हैं, उस पर कोई मान नहीं रहा, उस पर कंटेम्प्ट नहीं लग रही। अब एक साहब आ रहे हैं, उनको आप एक रिलीफ देंगे, वो रिलीफ भी ऐसा है कि आज तक किसी बंदे से आपने ये प्रोविज़न नहीं सुनी। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनके वकला, जब नवाज शरीफ साहब के वकला अदालत में क्या दरख्वास्त डालेंगे और अदालत का पहला रिस्पॉन्स क्या होगा। देखें ना, एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए पोलिटिकल स्पोक्स पर्सन, आपकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि जी हम ये चाहते हैं और ये हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी होगी कि जब पटिशन ड्राफ्ट की जाएगी और उसके बाद जब अदालत में पेश होगी तो अदालत का फर्स्ट व्यू क्या होगा। अदालत इस पे क्या अपना बयान देगी कि ये आप कौन सी पटिशन लेके आए हैं और हम इसको किस तरह ट्रीट करें। साथ साथ अदालत ये पूछेगी जी कि जनाब हमारे पास कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है जिसके तहत हम आपको रिलीफ दे सकें। तो मैं एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टेड होऊंगा कि अदालत इसमें क्या रिलीफ देगी और वो मांगेंगे क्या रिलीफ और किस बुनियाद पे वो रिलीफ मांगेंगे। अभी तक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या रिलीफ मांग रहे हैं और अदालत किस चीज को, किस कानून को, किस आइन को मद्देनजर रख के उनको वो रिलीफ देगी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो जहांगीर जदौन साहब, आप ये बताइए, जैसे कि आपने कहा था बहुत ही रूटीन का ये मामला लगता है, हिफाजती ज़मानत मिल भी जाएगी और ये सारे मामलात हो भी जाएंगे, रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन शोएब रज़ाक साहब ये कहते हैं कि बात इतनी भी सादा और आसान नहीं है, कुछ उन्होंने पेचीदा नुकात भी निकाल लिए हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई मामला इतना सादा नहीं है, कोई पेचीदगी दरपेश हो सकती है और फिर सारी प्लानिंग कहाँ जाएगी? शोएब रज़ाक साहब ने ना असल में उनके केस में नहीं पड़े हुए ना, जो पीछे उन्होंने जिन लोगों ने केस बनाए थे वो किस तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अदालतों को ये भी पता होता है और अदालतों को ये भी पता होता है कि ये केस बनाने वाले लोग कौन होते हैं और किस तरह बनाए गए हैं। और अदालत में जब केस आया था पहला, तो उन्होंने कहा था इनका आपने इनकम डिटर्मिन की थी 1993 में, इस फैमिली की कितनी इनकम डिटर्मिन थी, तो आईओ ने कहा जी हमने डिटर्मिन नहीं की। तो उन्होंने कहा आपने फिर केस किस तरह बनाया है एसेट बिहाइंड मीन्स का। और जो करप्शन का चार्ज था वो तो नैब की जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने कहा था जी कि 9A4 का इन पे ऑफेंस ही नहीं बनता करप्शन का। एसेट बिहाइंड मीन्स का आज दिन तक दुनिया की तारीख में मुझे बताएं कि कभी एक केस के 3 रेफरेंस कभी फाइल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज उस पर बैठा है कि रोजाना मॉनिटर करता है किसी केस को। ये एक्सेप्शनल केस था जो एक मतलब है पॉलिटिकली मोटिवेटेड और विच हंटिंग के लिए बनाया गया है। अब मैं खुल के ज़रा बात करूँ, ये कहते हैं पॉलिटिकली बात करते हैं, मेरिट पे बात करो तो इसकी केस की क्या वैल्यू है कि आज दिन तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज किसी ने मॉनिटर किया है कि आपने तारीख कौन सी देनी है, आपने ये वाला जजमेंट किस तरह लिखा है। और फिर जो जज साहब फोत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने अपनी वीडियो में क्या लिखा था कि मुझ पर प्रेशर था कि दोनों केसों में सजा दें और मैंने एक केस में बरी किया और एक में सजा दी। जब ये अदालतों के जज होते हैं वो कला से ही जाते हैं, उनको पता होता है
सारी जो बाहर का एटमॉस्फेयर होते हैं उनके इल्म में होता है, तो उनको पता है इसमें क्या किस तरह ये केस बनाए गए और किस तरह है। और फिर जब वो बाहर भी गए हैं तो अदालत के हुक्म से गए हैं, वो अदालत अगर वो उन्होंने डिले किया तो वो अदालत उनको पूछ सकती थी कि आप सरेंडर करें या आप क्यों हमसे अगर 2 हफ्ते कह के आप, उन्होंने पीरियडिकली कहा था कि आप मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करें, वो मेरे ख्याल में वो कराते रहे। और वो अदालत जो है जिनसे वो लेके इजाज़त गए थे वो उनको पूछ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने क्या किया। लेकिन अब आपने इनके पीछे केस की नोयत भी देखनी है, केस के मेरिट भी देखने हैं कि एक केस में जान ही नहीं है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक ऐसा फेक एंड जो है फैब्रिकेटेड केस आप बना के, प्रोसिक्यूशन के पास क्या जवाब था? उन्होंने कहा जी ये चार्ट किसने बनाया है? आईओ ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, फाइल में लगा हुआ है। उन्होंने कहा फिर आप केस किस तरह करते रहे? तो ये वाले जो है, ये जजमेंट की बात बता रहा हूँ, जो अतर मिल्ला साहब और मियां गुल हसन साहब ने जजमेंट दी है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आईओ जो है वो उस काबिल ही नहीं था, उसने जवाब ही नहीं दे सका ये आपकी फाइल के अंदर ये चार्ट जो है कि किस तरह बनाया, किसने बनाया है। शुएब रज़ाक साहब को मैं है इन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई एक्सेप्शनल केस जी जी इंशाल्लाह होगा। शुएब साहब, जहांगीर साहब ने कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, केसेस में जान ही नहीं थी और ये तो मसला ही कोई नहीं है उनको रिलीफ मिलना। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। देखें, ये जब मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो इनकी बातों में जान है। मेरिट्स आप एग्री करते हैं उनसे? लेकिन आज ये जो बात, मेरी बात सुन लेना, लेट मी फिनिश ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। जी, जब ये कह रहे हैं कि जी मॉनिटरिंग जज अपॉइंट हो गया तो मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपने ये देखना है कि अदालत के सामने फिलहाल मुद्दा क्या है। अदालत के सामने क्या मुद्दा है कि एक कन्विक्शन होगी है, उसके खिलाफ उनकी अपील पेंडिंग है, ठीक है? तो वो ये बातें उधर करेंगे। एट द मोमेंट ही इज नॉट एक्विटेड, अपील इज पेंडिंग बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उनको बरी करना है तो ये इस्तेकाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद है, लेकिन ये अभी बरियत की सिचुएशन नहीं है, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है। अभी अदालत के सामने उन्होंने पेश होना है और अदालत को बताना है कि जनाब मैं कितने हफ्ते के लिए गया था और मेरा कितना टाइम लग गया। अब उस सिचुएशन को अदालत किस तरह हैंडल करेगी? अदालत के सामने आप अपील में ये सारे नुकात उठा चुके हैं और मजीद उठाएंगे, लेकिन अदालत के सामने अभी बरियत का इशू नहीं है। अदालत के सामने इशू ये है कि आप कुछ दिनों के लिए गए थे और आपने इतने अरसे के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो क्या आपको कहां से लेके गए थे? आपको जेल से लेके गए थे। क्या वो वापस जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? इन सवालात का जवाब अदालत को देना है। जी बिल्कुल, ये मामला अदालत में ही जाएगा दोबारा से और अदालत ही इस पर फैसला करेगी। मुझे ब्रेक लेनी है। आपका बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, जहांगीर जदौन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामला है जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज एक बार फिर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 288 रुपए 75 पैसे में फरोख्त हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 292 रुपए रही। निगरान हुकूमत की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद से लेकर अब तक डॉलर की कीमत में खासी कमी वाक़ई हुई है। गुज़श्ता चंद दिनों में ओपन मार्केट में डॉलर 43 रुपए सस्ता हुआ, जबकि इंटर बैंक में भी डॉलर की कीमत में तकरीबन 19 रुपए कमी वाक़ई हुई है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद महंगाई में इजाफा तो तवातुर के साथ तो होता रहा, लेकिन डॉलर की कीमत में कमी से महंगाई में कमी नहीं हो पाई। चीनी, घी, दाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं हो पा रही। हुकूमत हमेशा ये दावा कर रही है कि डॉलर की कीमत में इजाफा महंगाई का बाइस बन रहा है, लेकिन हुकूमत ये बताने को तैयार नहीं कि डॉलर की कीमत में कमी से महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम देख रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी, अशाए खुरनोश की कीमतें भी बढ़ी और वजह ये बताई जा रही थी कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। अब तो डॉलर पिछले कुछ दिनों में 43 रुपये सस्ता हो गया ओपन मार्केट में, और अगर इंटर बैंक में देखा जाए 19 रुपये उसमें कमी वाक़ई हो गई है, लेकिन इसका जो असर है वो नज़र नहीं आ रहा। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है और क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चीज़ों को उसकी सही कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। 12 जुलाई को $1 276 रुपये का था, 276। पिछली हुकूमत के दौर में गिरता रहा। निगरां हुकूमत के दौर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेज़ी से गिरी और 20 दिन तक गिरती रही।
इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, मुकम्मल खामोशी थी, 20 रुपए दिन तक गिरता रहा। उसके बाद जब आर्मी चीफ ने मीटिंग्स की हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, पहला क्रैक डाउन हुआ 6 सितंबर को। तो ये जो जबरदस्त गिरावट आई थी उसका सिर्फ एक हिस्सा वापस आया है, अभी भी 276 तो नहीं आया, अभी भी ज्यादा है उससे, लेकिन अल्टीमेटली तो ये दोबारा रुपए की कदर खुदा न खास्ता गिरेगी, इसलिए कि ये इस्लाहात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं, ये क्रैक डाउन जो है इसका असर बहुत मुख्तसर होता है, माजी में कई मरतबा हो चुका है। बुनियादी चीज कि पहले तो ये कि 250 रुपए का इस वक्त होना चाहिए, क्या वहां तक जाएगा और क्या वो पायदार रहेगा, उसका जवाब है कि नहीं। मैं ये समझता हूँ खुदा न खास्ता ये अभी 300 रुपए से पहले गिरेगा, मजीद बेहतरी आएगी, लेकिन फिर दोबारा रुपया गिरेगा, ये नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी हिकमत अमली गलत है। आपने महंगाई की भी बात की, देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस वक्त सितंबर में हमारे मुल्क में महंगाई है 29%, लेकिन खित्ते के जो ममालिक हैं जनूबी एशिया के, उनकी औसत है 6.6। इसका मतलब यह कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगाई 4 गुने से ज्यादा है और पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ी है। अगर हम मई में चले जाएं, मई 2022 में, तो महंगाई थी 13.8%, अब दुगनी से ज्यादा हो गई। इसका मतलब यह है कि जब तक निगरान हुकूमत वो इकदाम नहीं उठाएगी जो इनको कानून के तहत उठाने चाहिए, और ये सोशल जो खराबियां हैं, ये लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं, कोई बेहतरी नहीं आ रही, अंडरग्राउंड चले गए हैं और ये दोबारा फिर मैदान में आ जाएंगे। असल काम जो करना है वो ये है कि नाजायज असासे, कानून के मुताबिक अगर ये नाजायज असासे जिनकी तफसील इनके पास है, अगर उस पर हाथ डालें और टैक्स की चोरी रोकें, तो 4100 अरब रुपया मिलना चाहिए था। अब ये उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एक पैसे की भी वसूली नहीं कर रहे। ये है असल खराबी। क्यों? क्योंकि अशराफिया की मईशत है, जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, कौमी दौलत लूटने वाले हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि निगरान हुकूमत भी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में है और कानून तोड़ के नाजायज असासों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। 41 लाख आदमियों की लिस्ट है इनके पास। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो बात की निगरान हुकूमत की, तो हमने तो यही देखा है कि निगरान हुकूमत के इस एक महीने में मजीद सख्ती आई है आवाम पर। बिजली की कीमतें आपने देख लिया कितनी ज़्यादा हैं। आज की भी यही भी इतलात हैं कि इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट जो बिजली है उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी तकरीबन 40 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया पिछले एक महीने के अंदर अंदर। और आप कह रहे हैं इस्लाहात नहीं कर पाए। इस्लाहात किस तरह से करेगा और कौन करेगा, और क्या निगरान हुकूमत कर सकती है? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैं जुमला दोहरा दूं, जो कानून के तहत इनको इख्तियारात हासिल हैं उनसे दानिस्ता इनहराफ कर रहे हैं, दानिस्ता इनहराफ कर रहे हैं। और जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, कौमी दौलत लूटने वालों हैं, उनके नाजायज मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जो निगरान वजीर खजाना है, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि 2018 में भी ये निगरान वजीर खजाना ही थी। उस वक्त डॉक्टर शमशाद अख्तर ने आइन की शिक 77 तोड़ी थी, आइन को तोड़ा था और जो कौमी दौलत लूटने वालों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। आज की तारीख में मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जो इख्तियारात इनको हासिल हैं, अगर ये उनको इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह कर दें, वो इनका काम नहीं है, लेकिन अगर उनके पास ये लिस्ट है कि 41 लाख आदमियों के पास जो असासे हैं चोरी के, और कानून में आपको बता दूं क्या है, कानून ये है कि जो फर्स्ट अखबारात में शाये भी हुआ था, कानून वो ये है कि नाजायज असासे रखने वालों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, असासे जब्त कर लिए जाएंगे और उनको 7 साल जेल भेजा जाएगा। हमने ये कहा हुकूमत को कि जनाब 1100 अरब रुपया आपको मिल सकता है, न किसी को जेल भेजें, सिर्फ ये करेंगे अगर एक आदमी के 3 करोड़ रुपए कौमी बचत में लगे हुए हैं जो कि चोरी के हैं और 2 करोड़ बैंकों में रखे हैं, उनको 2 हफ्ते का नोटिस लें और ले लें, तो 1100 अरब रुपया मिल सकता है। मगर ये निगरान वजीर खजाना ने अभी हुक्म दिया है कि जो पाकिस्तान में बिजली के यूजर्स हैं उनकी लिस्ट ले आओ और हम उससे देखेंगे कितनी बिजली चोरी हो रही। अरे भाई, ये 1100 अरब रुपया आपके पास फहरिस्त मौजूद है और उसको ना लेना कानून से इनहराफ है, कानून तोड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्विकली अगर आपसे ये भी पूछ पाऊँ, ये भी इतलात सामने ज़राए का ये बताना है कि पीआई की निष्कारी दिसंबर में होने जा रही है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये बड़ी ख़तरनाक बात, 2 चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको मुख्तसरन बता दूं।
कौमी एयरलाइन को बेचना पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। ये इनको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने KESC की निजकारी की, क्या फर्क पड़ा आपने देख लिया। बैंकों की निजकारी हुई तो उसका सारा बोझ जो है वो, मैं अभी अगर आपको रिकॉर्ड पर बता दूं, मेरे मुल्क के 80% बैंक की ओनरशिप जो है वो उनके पास है, जो फॉरेनर्स हैं। उन्होंने क्या किया कि दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि बैंकों ने, जो तिजारती बैंक हैं, उन्होंने 21,000 अरब रुपए बैंकों हुकूमत में सरमायाकाजी कर दी और मईशत की तरक्की के लिए उनके कर्जे 12,000 हैं अरब, यानी 9,000 अरब रुपए उन्होंने हुकूमत को दे दिए बजट खसारे को करने के लिए। ना पाकिस्तान में और ना मैंने आपको दुनिया भर में मैंने बैंकिंग की, दुनिया में कहीं होता है कि तिजारती बैंक सरमायाकारी करें। तो ये तो आप अपनी मईशत को खुद तबाह कर रहे हैं निजकारी करके। हमारा काम सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल रह जाएगा, कोई बेहतरी नहीं आने वाली है। ये हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जब तक इस्लाहात नहीं होंगी मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।